एवरीवन, फिजिक्स के फंडे में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज हम डिस्कस करने जाएंगे आपके समक्ष आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक अल्टरनेटिंग करंट एसी। दोस्तों हमारे जो घरों में आता है वो एसी आता है, जो मेन पावर हाउस से अपने घरों में लाइंस जो और बिछुरी ट्रांसमिशन लाइंस उसके थ्रू जो हमारे यहाँ करंट आ रहा है वो कैसा करंट है? वो एसी करंट है। अब हमने डीसी करंट भी यूज कर रखा है और एसी करंट भी यूज कर रखा है। आपने छोटे छोटे सेल देखे होंगे, बेसिकली वो क्या है? दे आर द सोर्सेस ऑफ डीसी करंट। अभी तक हमने जितनी भी चर्चा की, जितना भी डिस्कशन किया, जितना कुछ भी पढ़ा है वो सब डीसी सोर्स के बारे में पढ़ा है, राइट? आज के इस वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे एसी सोर्सेस। अब ये एसी सोर्स डीसी सोर्स से डिफरेंट कैसे हैं एक लाइन में समझा देता हूं। मान लीजिए एक वायर है, उस वायर में करंट फ्लो हो रही है आई, राइट? अगर करंट की डायरेक्शन थ्रू आउट द टाइम एक ही रही, इसको बोलते हैं डीसी। और अगर करंट की डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज होती जा रही है, कभी इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर, सच करंट आर कॉल्ड एज अल्टरनेटिंग करंट। बच्चों अल्टरनेटिंग करंट को, एसी करंट को बाय डायरेक्शनल करंट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये दो डायरेक्शन में जाती है। और जो डीसी करंट होती है हमारी, डीसी करंट को मैं बोलता हूँ यूनिडायरेक्शनल करंट, ठीक है? तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। और अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आपको एसी का बेसिक समझ में आ गया कि एसी और डीसी में डिफरेंस क्या है। मैं क्वेश्चन के थ्रू और क्लियर कर देता हूं। मान लीजिए मैंने 4 ग्राफ बनाए, एक ग्राफ ऐसे बना देता हूं, ये है करंट वर्सेस टाइम, राइट? पहला ग्राफ ये, दूसरा ग्राफ में कुछ ऐसा बनाता हूं, तीसरा ग्राफ में कुछ ऐसे बना देता हूं, चौथा ग्राफ में कुछ ऐसा बना देता हूं, पांचवा ग्राफ में कुछ ऐसा बना देता हूं, राइट? और एक ग्राफ और बना देते हैं अपन स्क्वायर वेव का, राइट? अब आपको बताना है कि ये ऐसी है या वैसी है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट है या डीसी करंट है। तो ऐसी वैसी में अगर मुझे डिफरेंस बताना हो तो आपको चीज समझ में आएगी यार, एसी डीसी में डिफरेंस सिर्फ डायरेक्शन का होता है। अगर एक डायरेक्शन में जा रही है थ्रू आउट द मोशन तो वो डीसी हुई, और अगर दोनों डायरेक्शन में आ रही है, पलट रही है अपनी डायरेक्शन बार बार, तो डीसी एसी हुई, राइट? तब एसी हुई अल्टरनेटिंग करंट ना। यहाँ पे देखिए आपको क्या है, ये वैल्यू बड़ी 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 मैक्सिमम हुई, फिर घटी घटी जीरो हुई और यहाँ पे नेगेटिव हो गई। अब आपको देखा आधी साइकिल में पॉजिटिव है, आधी साइकिल में नेगेटिव है। हम क्या करते हैं, हम कन्वेंशन मान लेते हैं कि अगर राइट में जा रही है तो अज्यूम कर लो पॉजिटिव, लेफ्ट में जाएगी तो क्या होगा? नेगेटिव अज्यूम कर लेंगे। अगर ये ग्राफ नेगेटिव शो कर रहा है, इसका मतलब करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और अगर चेंज होती हुई डायरेक्शन हमें दिख जाए तो हमें आंख बंद करके बोल देना होता है कि वो एसी है, वो एसी है। ध्यान रखना बच्चों, वो एसी है। अब अगला हम देखेंगे यहाँ पे ये जो ग्राफ है, ठीक है, ये एसी आएगा या डीसी? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ये डीसी है बच्चों। क्यों डीसी है ये? आपको पता है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो वेरी कर रहा है, जो मैग्नीट्यूड है वो वेरी कर रहा है, लेकिन क्या इसकी डायरेक्शन वेरी कर रही है? नहीं। ये ग्राफ नीचे नहीं है, मतलब नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है मतलब थ्रू आउट द टाइम इसका कोई भी करंट का जो वैल्यू है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आ रही है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं आ रही है, ठीक है? सिमिलरली यहाँ पे भी ये भी क्या होगा? डीसी। इसकी बात करूं तो ये स्ट्रेट लाइन है, राइट? ये भी क्या होगा? डीसी। अब इस तरह का डीसी हमने पढ़ रखा है, ठीक है? हम मान के चलते हैं कि भाई अगर मैं कोई बजाज सेल खरीद के आया, उसका ईएमएफ अगर मैंने मान लिया 5 वोल्ट, कितना मान लिया बच्चों? 5 वोल्ट अगर ईएमएफ मान लिया तो 5 वोल्ट ईएमएफ उसका मरते दम तक रहेगा। जबकि जब उस बैटरी के अंदर एनर्जी खत्म भी हो जाती है और डेड हो जाता है सेल, तब भी उसका वोल्टेज कितना होता है बच्चों? 5 वोल्ट। सिमिलरली करंट भी कितना देगा? वो डिपेंड करेगा उसकी एनर्जी के साथ कि उसमें एनर्जी कितनी बची है, लेकिन ठीक है, लेकिन उसका जो वोल्टेज रहेगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। यहाँ पे करंट और वोल्टेज क्या होंगे? फ्लक्चुएट होंगे सब कुछ, ठीक? चलो, तो ये जो केस है वाला, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये एसी का केस है, ठीक है? और ये स्क्वायर वेव, ये भी क्या है? एसी, क्योंकि ऊपर नीचे दो तरफ मुझे दिख रही है। क्लियर? Now friends, we will see how the AC is produced, right?
सो हम देखते हैं कि यार मान लीजिए मेरे पास एक लूप है, इस लूप में मैंने मैग्नेटिक फील्ड रख दी है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है यहाँ पर, राइट। आप कैसे मान सकते हैं, क्रॉस या डॉट, आपकी मर्जी, ठीक है। इसको ऐसे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। अब मैंने क्या किया, इस लूप का कुछ ना कुछ एरिया होगा, तो इस लूप का एरिया होगा ए, इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी बी, ठीक है। अब मैं इस लूप को घुमा रहा हूं ऐसे। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा है, क्या पढ़ा है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा है कि अगर मैं किसी लूप को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाता हूं तो उसमें फ्लक्स जनरेट होता है और फ्लक्स चेंज होता है। अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाता है फैराडेज लॉ के थ्रू, ठीक है। चलिए, तो यहां पे हमें पता है कि अगर मैं फ्लक्स की बात करूं, उसको घुमाया मान लो ओमेगा से घुमा दिया, हाँ? तो मैं फ्लक्स की बात करूं तो फ्लक्स कितना होगा, जो मेरा फ्लक्स आएगा वो आएगा बी डॉट ए, राइट, मतलब बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। अब आपको दिख रहा है कि यार फ्लक्स मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कितनी एंटर हो रही, कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर हो रही है इस एरिया में, ठीक है। और फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसका मतलब जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उस लूप में एंटर हो रही है वो चेंज हो रही है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, एरिया चेंज नहीं हो रहा है, छोटा बड़ा तो हो नहीं रहा है लूप। इसका मतलब अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो सिर्फ एक ही कारण है, थीटा, दैट इज द ओरिएंटेशन ऑफ द लूप, राइट। अच्छा, ये जो थीटा होता है बेसिकली ये किसके बीच में एंगल होता है, ये एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर, ठीक है। चलो, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले मानते हैं कि ये स्क्वायर लूप है। अब ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, कुछ भी मान लो ऐसे, एरिया है। अब इसका एरिया वेक्टर दो तरह की पॉसिबिलिटी, या तो आप परपेंडिकुलर बाहर की तरफ मान लो या परपेंडिकुलर अंदर की तरफ मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता सब, ठीक है। अच्छा, तो मैं मान लेता हूं कि एरिया वेक्टर बाहर है, ठीक है, मान ली कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैंने मान लिया एरिया वेक्टर बाहर है। अगर मैंने एरिया वेक्टर बाहर लिया, ठीक है, तो पूरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती जब तक मैं एरिया वेक्टर बाहर ही मानूंगा, ठीक है। जब तक लूप खड़ा हुआ है, इस जैसे मान लीजिए मैंने लूप को इधर माना, तो एरिया वेक्टर इधर मानूंगा, ठीक है। जैसे घूम गया तो उसका एरिया वेक्टर भी चेंज होता जाएगा, जब ये लूप ऐसा हो जाएगा तो उसका एरिया वेक्टर अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो पूरी क्वेश्चन में आपको एरिया वेक्टर एक बार फिक्स कर दिया है तो फिर उतना ही रहेगा, बाहर मान लिया तो बाहर, अंदर मान लिया तो अंदर, ठीक है। मैंने बाहर मान लिया तो एरिया वेक्टर मैंने मान लिया बाहर, मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, अंदर, आपको दिख रहा है क्रॉस बने हुए हैं। चलिए, तो अब क्या होगा, ये थोड़ा सा घूम जाएगा, तो ये घूम गया तो मान लिया ऐसा हो गया घूमने के बाद, ठीक है। अभी जैसे ही घूम गया तो आपको पता है इसका जो एरिया वेक्टर वो इधर हो जाएगा कुछ इस एंगल पे, है। जैसे जैसे मेरा लूप घूमेगा वैसे वैसे मेरा एरिया वेक्टर भी घूमेगा, ठीक है। अब मान लीजिए पहले ये ऐसा था, ठीक, अब घूम गया कुछ तो एरिया वेक्टर इधर चलेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अभी भी अंदर ही, मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द बोर्ड, ये एरिया वेक्टर ये घूम गया ऐसा थीटा। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया कि यार ये टाइम के साथ जो एंगल है ये चेंज होता है, टाइम के साथ एंगल जो है चेंज होता है। मुझे पता है जो थीटा होता है वो ओमेगा इंटू टी होता है, राइट, या ओमेगा इक्वल्स टू थीटा बाई टी, जैसे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, सिमिलरली एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंगुलर स्पीड इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज समझ में आई हमको कि थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी होता है, ओके। अब क्या इसको फ्लक्स में यहाँ पर कर दिया जाएगा ई बी इंटू ए इंटू कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अच्छा, कॉस ओमेगा टी थीटा मान लिया मैंने, ओके। अब एक चीज बताओ कि क्या ये थीटा टाइम के साथ चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा, 100% चेंज होगा, राइट। थीटा टाइम के साथ चेंज होगा, किसी भी इंस्टेंट पे लिखा है मैंने, राइट। अगर थीटा टाइम के साथ चेंज हो रहा है, क्यों, क्योंकि मुझे पता है थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी, इसका मतलब क्या ऐसे नहीं लगा आपको फ्लक्स चेंज हो रहा है। अब जो ईएमएफ होगा वो होगा ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी, राइट। सो इसको लिखते हैं माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाई, फाई क्या है, बी इंटू ए इंटू कॉस ओमेगा टी, राइट। अगर नंबर ऑफ टर्न्स n होते तो मैं n इंटू बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा लिखता, ठीक है। चलिए, जो कांस्टेंट उसको बाहर निकाल लीजिए, तो माइनस बी ए कॉल बाहर डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी, ठीक। चलिए,
अगर ये डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी होता तब तो हम इजीली लिख लेते हैं कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, राइट। लेकिन यहाँ पे ओमेगा टी है तो हमको लगाना पड़ेगा चेन रूल, सॉरी मेथड। हमने डिफरेंशिएशन वाले पार्ट में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, राइट। तो आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी इंटू ए, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, राइट। तो माइनस माइनस बन गया प्लस इंटू ओमेगा टी, ठीक है। अब हमसे हो गई गलती, हमको बोलना पड़ेगा सॉरी, लेट्स से सॉरी टुगेदर। सो सॉरी बोलने के बाद आपको पता पड़ जाएगा कि यार मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे, डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाटएवर यू अज्यूम टू बी रॉन्ग। तो जगह डी बाई डी टी इक्वल्स टू, हमने क्या मान लिया था, ओमेगा टी को टी मान के डिफरेंशिएट कर दिया, तो उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। ये सॉरी मेथड है, स्टैंडर्ड मेथड है, आपको याद रखना है, तो आपके काम आएंगे और आपको अच्छा भी लगेगा, ठीक है। चलिए तो ये जाएगा b इंटू ए इंटू साइन थीटा एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा ओमेगा, इट मींस इट विल कम्स बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ये दिख रहा है आपको, ये ईएमएफ है बेसिकली, इसको मैं लिख सकता हूं ई ईएमएफ इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये मेरी करंट आ गई, सॉरी ईएमएफ आ गया। अभी मुझे करंट निकालना है तो v इक्वल्स टू आई आर लगा दो, तो ये जगह आई इंटू आर इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो मैं आई कैन राइट आई इक्वल्स टू ई नॉट बाय आर, क्या लिख दूं, आई नॉट क्या है, पीक वैल्यू, आई नॉट क्या बच्चों, पीक वैल्यू। सो हियर यू कैन गेट दैट जो भी करंट है और पोटेंशियल है वो साइनोसॉइडिकली क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। साइन थीटा की तरह अगर वेरी कर रहा है, इसका मतलब ये कुछ ग्राफ ऐसा आएगा और यही जनरेट करता है मेरा एसी। इसी के ऊपर बेस्ड है पूरा चैप्टर और हमको पढ़ना है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट को इन डेप्थ समझने के लिए हमें कुछ बेसिक्स डिस्कस करने होंगे बच्चों। वो बेसिक डिस्कस करता हूं मैं एवरेज वैल्यू। ये जो बेसिक में डिस्कस कर रहा हूं ये पूरे चैप्टर में काम आएंगे और दूसरे चैप्टर्स में भी काम आएंगे, इसलिए मैं आज डिस्कस कर रहा हूं, आगे मैं डायरेक्ट यूज करूंगा रेफरेंस देके, ठीक है। चलिए तो हम निकालना सीखेंगे अभी एवरेज वैल्यू, कि भाई किसी भी चीज की एवरेज वैल्यू आखिर निकालते कैसे हैं, ठीक है। हमारे सिलेबस में दो तरह की एवरेज वैल्यूज है, पहला है वेट टाइम एवरेज और दूसरा है पोजीशन एवरेज, क्या, ठीक है। तो ये टाइम एवरेज और यहां पे मैं स्पेस एवरेज या पोजीशन एवरेज लिख सकता हूं, ठीक है। अब किसी भी क्वांटिटी को, मान ली कोई जनरल क्वांटिटी है P, ठीक है, या तो वो टाइम का फंक्शन होगी या वो पोजीशन का फंक्शन होगी, ठीक है, कोई भी क्वांटिटी ना। इफ यू वांट टू फाइंड टाइम एवरेज, ठीक है, तो यूजुअली जब भी एवरेज की बात करते हैं तो यूजुअली टाइम एवरेज की ही बात करते हैं, है ना। अगर टाइम एवरेज की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, इफ यू वांट टू फाइंड द एवरेज ऑफ p देन इट विल बी p एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट dt का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय dt, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है किसी भी क्वांटिटी का एवरेज निकालने के लिए, बेसिकली टाइम एवरेज निकालने के लिए। अगर आपको पोजीशन एवरेज निकालना है तो ये जगह p dx का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय dx, ठीक है। सो दिस विल गिव यू पोजीशन एवरेज ऑफ एनी क्वांटिटी p, राइट। यहाँ पे p एज अ फंक्शन ऑफ x आ जाएगा, तो मैंने x लिख दिया है, क्लियर। चलो अब क्या हो, हमको फोकस कहाँ करना है, टाइम एवरेज पे करना है। अगर मुझे टाइम एवरेज पे फोकस करना है, सबसे पहले मान लीजिए मैंने अभी एक करंट निकाली, राइट। तो वो जो करंट है ध्यान से देखना, करंट कैसी मेरी साइनोसॉइडल ऐसी, राइट ना। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो ये होता है 0 से t, ठीक है। इसको मैं 2 पाई बाय ओमेगा भी लिखता हूं, ठीक है। दिस t इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे निकालना है एवरेज, किसका एवरेज, इस साइन थीटा का एवरेज, ठीक। तो मैं कोई भी इक्वेशन लिखता हूं, जैसे मैंने अभी इक्वेशन दी थी I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब मुझे निकालना है इसका एवरेज कहां से कहां तक, एक साइकिल के लिए, फॉर वन फुल साइकिल, ठीक है। तो मैं निकालूंगा एवरेज
फॉर वन फुल साइकिल। ठीक, कैसे निकालेंगे? वही फॉर्मूला, इंटीग्रेशन पी डी टी, तो मेरा करंट का एवरेज आ गया इंटीग्रेशन आई डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डी टी। ठीक है, चलिए अब करंट क्या लिखा है? आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो यहां पुट कर दीजिए इंटीग्रेशन आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डी टी। ठीक, कहां से कहां तक वैल्यू पुट करना है? हमें वैल्यू पुट करना है 0 से 2 पाई बाय ओमेगा। सो 0 से 2 पाई बाय ओमेगा फुल साइकिल के लिए 0 से 2 पाई बाय ओमेगा, राइट? यहां से तक हमें वैल्यू पुट करना। अब इंटीग्रेट कर दो, सिंपल, तो ये जाएगा आई नॉट बाहर। ठीक है, मैं आई नॉट बाहर, साइन का इंटीग्रेशन जस्ट नाउ हमने सीखा अभी यार, साइन थीटा डी थीटा डिवाइड बाय इंटीग्रेशन डी टी का टी फ्रॉम 0 टू टी या 0 टू 2 पाई बाय ओमेगा, राइट? तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाते हैं, तो ये जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना हो जाएगा? आई नॉट ओमेगा बाय 2 पाई। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, राइट? इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी। ध्यान रखना बच्चों, जैसे ही डिफरेंशिएशन में सॉरी रूल लगाता हूं, इंटीग्रेशन में भी सॉरी रूल लगता है, लेकिन डिफरेंस इतना आता है, जब मैं डिफरेंशिएशन में लगाता हूं तो मैं मल्टीप्लाई करता हूं, और जब मैं इंटीग्रेशन में लगाता हूं तो डिवाइड करता हूं। ठीक, तो आपको करना क्या है? आपको अज्यूम कर लो कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन, ये साइन टी है, ठीक है, ओमेगा टी नहीं है, ये क्या है? टी है। तो साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस टी, है ना? तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी विल बी माइनस कॉस टी। ठीक है, फ्रॉम 0 टू 2 पाई बाय ओमेगा। लेकिन हमसे हो गई गलती, इंस्टेड ऑफ टी साइन टी का फॉर्मूला याद है, लेकिन हम साइन ओमेगा टी के लगा दिए, तो यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करेंगे बच्चों? डिवाइडेड बाय डी बाय डी टी ऑफ ओमेगा टी। ये सॉरी है, चेन रूल है, आपको लगाना जरूर है, याद रखना। जब भी डिफरेंशिएट करता हूं मैं तो मल्टीप्लाई करता हूं, और इंटीग्रेट करता हूं तो डिवाइड करता हूं, राइट? चलिए अब क्या हो जाएगा? ये जाएगा ओमेगा बचेगा, ठीक है, तो ये ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, तो मेरे पास बचेगा माइनस आई नॉट बाई 2 पाई इंटू कॉस अपर लिमिट ओमेगा इंटू 2 पाई बाय ओमेगा माइनस कॉस 0। ठीक, अब ये ओमेगा ओमेगा कैंसिल, कॉस 2 पाई कॉस 360 डिग्री 1, कॉस 0 ये भी 1, मतलब 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0। तो मेरा आंसर कितना आ गया? 0। मतलब एवरेज वैल्यू एक साइन फंक्शन की कहां से कहां तक फॉर वन साइकिल 0 आ गई। अब यार आप इतनी कैलकुलेशन कर रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप सीख रहे हो कि हाँ करते कैसे हैं, लेकिन एक बात ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे कह देता कि देखो आधी साइकिल, अगर मैं एक साइकिल की बात करूं यहां से यहां तक, ठीक है, वन फुल साइकिल, तो वन फुल साइकिल में क्या हो रहा है? आपको पता पड़ रहा है कि यार ये जो वैल्यू है आधी पॉजिटिव है आधी नेगेटिव है, एवरेज निकालूंगा तो 0 आना था और 0 ही आया है। इसका मतलब जो मेथड हमने देखी है वो 100% सही है, ऑथेंटिक है, लेकिन इस तरह की प्रॉब्लम के लिए हम सिर्फ कॉमन सेंस लगा के अगली बार से डायरेक्ट आंसर लिख देंगे कि साइन थीटा है, कॉस थीटा है, कोई सा भी फंक्शन है साइन थीटा कॉस थीटा, ये कॉस थीटा भी कैसा होता है बच्चों? इस तरह, ठीक है, आधी साइकिल पॉजिटिव होती है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इसका भी एवरेज क्या आएगा? एवरेज 0 ही आएगा। ठीक, तो साइन थीटा कॉस थीटा का एवरेज फॉर कंप्लीट साइकिल, वन साइकिल, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, वन साइकिल के लिए 0 होता है। ठीक है, अच्छा, तो वन साइकिल के लिए 0 आ गया, ये हमने कॉमन सेंस से भी देख लिया और फॉर्मूले से भी देख लिया, हमको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर भी हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बच्चों अगर सिर्फ हाफ साइकिल की बात करो, सिर्फ यहां से यहां तक की बात करो, ठीक है, तो एक बात बताओ, क्या यहां से यहां तक साइनसॉइडल फंक्शन का एवरेज वैल्यू 0 आएगा? इम्पॉसिबल। अब हम निकालते हैं कि इस साइनसॉइडल फंक्शन की हाफ वेव के लिए कितनी एवरेज वैल्यू आती है। ठीक है, चलो, तो फंक्शन वही रहेगा i = i0 sin ओमेगा t। इस बार जो इंटीग्रेशन करेंगे वो कहां से कहां तक करेंगे? 0 से पाई बाय ओमेगा तक, ये 2 पाई बाय ओमेगा, तो कितना जाएगा? पाई बाय ओमेगा तक। ठीक है, सब कुछ सेम होगा, टाइम एवरेज भी सेम फॉर्मूला यही पुट करेंगे, बस जो लिमिट्स है वो चेंज कर देंगे, पाई बाय ओमेगा, पाई बाय ओमेगा। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी को ऑब्वियस चेन रूल लगाएंगे, साइन तो होगा माइनस कॉस, तो हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी,
लिमिट पुट कर देंगे 0 to पाई बाय ओमेगा, ठीक है। तो 0 से पाई बाय ओमेगा पुट कर दिया तो यहाँ पे पाई बाय ओमेगा आ गया, ठीक है, और यहाँ पे पाई बाय ओमेगा एज इट इज। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, आई नॉट बाय पाई आ जाएगा एज इट इज, आई नॉट बाय पाई विद नेगेटिव साइन। अब लिमिट पुट करना रहेगी आपको, ठीक है। मैं डायरेक्ट यही बता रहा हूँ आपको, सिर्फ 2 2 हटा रहा हूँ ना, जहाँ 2 लगे तो देगा cos पाई माइनस cos 0। अब बच्चों एक बात ध्यान से देखो, ये होती है 0, ठीक है, मतलब 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री पाई बाय 2, ये होता है पाई, ये होता है 3 पाई बाय 2 और ये होता है 2 पाई, ठीक। सिमिलरली अगर मैं y की वैल्यू बात करती हूँ +1 होती है -1 होती है, ठीक है। y वैल्यू से मेरे को मतलब नहीं है अभी, लेकिन आपको पता है कि cos पाई मतलब क्या ये ग्राफ यहाँ आना चाहिए। अब मेरे को y वैल्यू से मतलब है cos पाई की वैल्यू कितनी आएगी -1, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे हम, ये जगह -i0 बाय पाई -1 माइनस cos 0। बच्चों cos 0 आपको बताइए, cos 0 क्या होता है 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जाएगा -1, ये -1 है, ठीक। cos 0 कितना है 1 है, तो -1 कितना हो गया -2 इंटू ऑलरेडी माइनस है यहाँ पे, तो ये कितना हो गया 2i बाय पाई, 2i0 बाय पाई। स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको याद रखना है कि अगर मैं हाफ वेव का, कितना बच्चों, हाफ वेव का अगर मैं एवरेज वैल्यू निकालता हूं तो 2i बाय पाई, आपको दिख रहा होगा 2 बाय पाई, 2 बाय 3.14, राइट। सो इट इज समवॉट हियर, ऐसा मतलब इस ब्लू लाइन को अगर मैं एवरेज वैल्यू निकालूं तो एवरेज वैल्यू ये आ जाएगी मेरी, आई समझ 2i बाय पाई। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि अगर मैं एक साइनोसॉइडल फंक्शन लेता हूं, साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी वाला फंक्शन लेता हूं, तो आपको पता है कि इसकी जो एवरेज वैल्यू आती है फुल साइकिल के लिए आती है 0 और हाफ साइकिल के लिए आती है 2 बाय पाई टाइम्स i0, ठीक है। कब, जब ये फंक्शन i0 sin ओमेगा टी, i0 cos ओमेगा टी हो, करंट का फंक्शन, ठीक। अब अगर मैं एक चीज और इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे नोट करना है आपको, मान लीजिए कि मैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फंक्शन बना रहा हूं, ठीक है, ये cos स्क्वायर ओमेगा टी हो रहा, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का ग्राफ कैसा आता है, इसका ग्राफ ऐसे आता है, राइट। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि स्क्वायर वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती, तो ये नीचे नहीं जाएगा, ये नीचे नहीं जाएगा, राइट। अच्छा, तो एक चीज समझ में आ गई कि यार ये जो ग्राफ ऐसे बन रहा था वो अब ऐसे बन गया, ठीक है। तो फिर मतलब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, अब क्या एवरेज वैल्यू 0 आ सकती है, एवरेज वैल्यू 0 नहीं आ सकती, इट इज इम्पॉसिबल ना। अगर मैं इस फंक्शन का एवरेज निकाल लूं, राइट, किसका एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो कितना आएगा, यह साइन स्क्वायर थीटा है ना, जरूरी नहीं ओमेगा टी लगा रहे, साइन स्क्वायर थीटा का भी निकाल सकते हैं, ठीक। चलो मैं साइन स्क्वायर थीटा का निकालता हूं, तो ये जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी का निकाल दो, थीटा का निकाल दो, एक ही बात है ना। आई एवरेज विल बी, फंक्शन ले लेता हूं मैं i0, है ना, इसको लेते हैं कुछ भी फंक्शन लेते हैं अपन, i इक्वल्स टू i0 sin ओमेगा टी लेते हैं, i0 sin ओमेगा टी, है ना, ये ऐसा कोई फंक्शन है। लेकिन अगर मुझे साइन स्क्वायर ओमेगा टी की बात करना है, ठीक है, तो एवरेज वैल्यू सिर्फ साइन स्क्वायर की i0 तो कांस्टेंट है ना, तो मैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज निकालने की कोशिश करता हूं, एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइडेड बाय इनटू dt डिवाइडेड बाय dt, ठीक है। तो ये इसकी एवरेज वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे इसकी एवरेज फुल साइकिल के लिए निकालूं, ठीक है, फुल साइकिल मतलब 0 से यहां तक निकालूं, ठीक है, ये टाइम कितना होगा, ये 0 है, ये 2 पाई बाय ओमेगा है, ये पाई बाय ओमेगा है।
अब यहाँ से यहाँ तक निकालो, ये यहाँ से यहाँ तक निकालो, आंसर क्या आएगा? सेम। आंसर क्या आएगा बच्चों? सेम आएगा, 100% सेम आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक। लेकिन आपको एक चीज समझना है कि यार अगर मैं 0 से पाई निकालता हूँ या 0 से पाई बाय ओमेगा से 2 बाय ओमेगा निकालता हूँ, यहाँ से यहाँ तक निकालता हूँ, एवरेज वैल्यू सेम आनी है, तो मैं इसकी साइकिल के लिए, इसकी साइकिल अब यहाँ से यहाँ तक नहीं, इसकी साइकिल यहाँ है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि हर बार रिपीट कर रहा है, दैट्स व्हाई इसकी साइकिल नहीं खत्म होगी, ठीक है। तो इसकी साइकिल के लिए हम क्या निकालेंगे? इसकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे। अगर मैं इसकी एवरेज वैल्यू निकालता हूँ, कहाँ से आ रहा है? 0 से पाई बाय ओमेगा तक, तो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइडेड बाय टी, कहां से कहां तक? 0 से पाई बाय ओमेगा, तो जाएगा ओमेगा बाय पाई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब देखो साइन थीटा का इंटीग्रेशन है इंटू dt, है ना, dt भी चल रहा है। अब मेरे पास साइन थीटा का इंटीग्रेशन है, cos थीटा का है, साइन स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है मेरे पास, तो एक काम करता हूँ, पहले इसको कन्वर्ट करता हूँ। कैसे कन्वर्ट करूँगा? मुझे पता है हाफ एंगल फॉर्मूला लगा के, दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, एंड कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। बस ये याद रखना बच्चों। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख दूं? ऐसा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी 2 थीटा बाय 2। बोलो 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 बोलो, आई होप ये चीज क्लियर हो गया, राइट ना। अब हमें क्या करना है? अब हमको निकालना है, क्या निकालना बच्चों? ये हो जाएगा ओमेगा बाय पाई बाहर चल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 cos 2 ओमेगा t dt, ठीक। अच्छा, तो आपको एक चीज समझ में आ गई कि यार इंटीग्रेशन 1/2 इंटू पाई बाय ओमेगा, है ना, 1/2 बाहर निकाल तो जब ओमेगा बाय पाई पूरा ब्रैकेट 1/2 बाहर dt का इंटीग्रेशन t फ्रॉम 0 टू पाई बाय ओमेगा माइनस। अब यार एक चीज देखो ध्यान से, बेसिकली क्या ये वही साइन थीटा वाला फॉर्मेट नहीं है क्या? साइन यहाँ पे थीटा की जगह 2 थीटा 4 थीटा 10 थीटा रख दो, कुछ भी रख दो, साइन थीटा मतलब साइन ओमेगा टी 2 ओमेगा टी 3 ओमेगा टी 4 ओमेगा टी 5 ओमेगा टी, इन सब का एवरेज वैल्यू क्या होती है? हमेशा 0। तो ये तो डायरेक्ट ही 0 आना है, और अगर आपको नहीं भरोसा है तो आप सॉल्व भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। इंटीग्रेशन करना आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया 0, इसको खत्म कर दो, ये जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ओमेगा बाय पाई इंटू 1/2 इंटू अपर लिमिट कितना? पाई बाय ओमेगा, पाई बाय ओमेगा पाई बाय ओमेगा कैसा कैंसिल किया बच्चा 1/2। इसका मतलब एक इंपॉर्टेंट चीज आ गई बच्चों, साइन थीटा का फुल वेव होता है 0 एवरेज, साइन थीटा का हाफ एवरेज होता है 2i बाय पाई, और साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज होता है, ठीक है, फुल वेव ही निकालते हैं यूजुअली अपन, ये होता है 1/2। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मैं बार 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 यूज करूंगा इसको कि साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज तो आपको पता होना चाहिए। और यही मैथमेटिकल प्रोसेस है जो कई बच्चों को समझ नहीं आती और फिर वो परेशान होते रहते हैं इसी में कि यार ऐसा कैसे आ गया, ठीक है। तो एवरेज निकालना अगर आप सीख चुके हैं तो आपके लिए पूरा चैप्टर बहुत इजी है। फिजिक्स के फंडे।